Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्वागत करते हैं फिर से एक बार। नहीं, वो पेट डायलॉग हमेशा नहीं बोलना आते आते। अब हम कोई स्वागत नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको याद होगा, और कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको। एक क्वेश्चन दिया था घर से करने के लिए होमवर्क के तौर पे, आपने किया होगा। उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं जहां पर आपको क्या लगाना है, दिमाग, अक्ल। नेक्स्ट सेंटेंस, 50 माइल्स और किलोमीटर्स, वी कैन से व्हाटएवर, जो कुछ भी लेना हो यूनिट, डजंट मैटर। 50 kilometers is or are a long distance. So this is your example, your sentence. You will have to find out what kind of verb will be used here, whether it is or are. अब आप सोचोगे ये तो रटा रटाया, अगेन अब आप सोचोगे ये तो रटा रटाया सेंटेंस है। यहाँ पर मैंने पढ़ा था माइल्स का एक एग्जांपल लिखा हुआ था किसी बुक में, मैं नाम अगेन नहीं लूंगा, बहुत सारी से बुक्स हैं कि इस टाइप का एग्जांपल लिखा होगा। उसमें बताया गया होगा कि जो दूरी होती है ना, उसको हम लोग एक यूनिट मानते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होती है। जब भी हम लोग कोई भी यूनिट की बात करें, कोई भी यूनिट मिला के दूरी बनाती है, डिस्टेंस बनाती है, तो वो हमेशा सिंगुलर होती है। ये हमने वहां पर रूल पढ़ा था, रटा था चीजों को। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसी चीज के साथ आर लगा के दिखाऊंगा। पहले इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या आएगा। लिखा 50 किलोमीटर्स इज और आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। आपने कहा रटा रटाया सेंटेंस है, क्या लगाना है, इज लगा दिया। चलो बच्चों, तुम्हारी बात मान ली, इज लगेगा, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, 50 kilometers has or have been covered. This one is a sentence. 50 kilometers. अब देखिए यहाँ पे हमने इसको क्या माना था, सिंगुलर, इसलिए क्या लगाया था, इज लगाया था। अब हमने, आप कहोगे सर सब में इज या आर आ रहा है, कोई डिफरेंट टाइप का सेंटेंस लो, तो मैंने यहाँ पे कुछ और डिफरेंट ले लिया। मैंने क्या यहाँ पे लिया, हैज और हैव ले लिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा या हैव आएगा। चलिए जल्दी से आंसर करिए, क्या आना चाहिए इसमें। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे अगेन यहाँ पर भी तो दूरी की बात हो रही है सर, 50 किलोमीटर से एक दूरी, डिस्टेंस है। अगर आप रटे रटाए रूल की तरफ चलोगे तो यही समझ में आएगा कि क्योंकि ये भी दूरी, तो क्या लगा दो, हैज लगा दो। लेकिन वहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने रटा था, समझा नहीं था चीजों को। हैज यहाँ पर गलत है, सही क्या होगा, हैव होगा। रीजन क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब को आपको यूज करना है। तो अभी आप यहाँ पर देखें कि 50 किलोमीटर्स जो कि स्टार्टिंग में आया है, और हमें ऐसा लग रहा है यही सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अरे सब्जेक्ट है यहाँ का डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सब्जेक्ट है यहाँ का जो कि सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इज लगेगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे आप मतलब हवा में बताते हो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, वहाँ पे वो सब्जेक्ट है। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया था पहचानने का तरीका, कि कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि क्या इसमें सब्जेक्ट होगा। सबसे आसान तरीका क्या था, ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन आता है तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में दिक्कत नहीं होने वाली, कोई भी रूल रटने की ज़रूरत नहीं है। अगेन इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। 50 किलोमीटर्स एक लंबी दूरी है या है, 50 किलोमीटर्स एक लंबी दूरी है या दूरी है। क्या आ रहा लास्ट में, अरे भाई दूरी है। इसका मतलब ये हुआ, बात यहाँ पर, एम्फेसिस यहाँ पर, फोकस यहाँ पर किसको दिया जा रहा है, किसकी बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। ठीक है, डूअर जिसको हम लोग कहते हैं, जो एक्टिव होता है सेंटेंस में, वही सब्जेक्ट होता है। इसलिए अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। आपने ट्रांसलेशन के थ्रू इसको समझ भी लिया। लेकिन अगला सेंटेंस जरा हम लोग देखते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे हमेशा ट्रांसलेशन की बात करते हैं, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ट्रांसलेशन में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे
हिंदी में हम लोग किसी को सम्मान देने के लिए भी क्या कहते हैं कि उसके पिताजी आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा पिताजी हो गए, एक ही है, लेकिन हिंदी में सम्मान देने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, एज ए प्लूरल यूज करते हैं, तो उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। सम्मान को, रिस्पेक्ट को इसमें अवॉइड किया जाएगा। और स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि अगर हम कह दें कि हाँ सब लोग यहां आता है, हम ये भी तो बोल सकते हैं सब लोग यहां आता है, लेकिन ये हिंदी में भी गलत होगा। कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें हिंदी का पेपर आता है व्याकरण का, उसमें इसी टाइप का सेंटेंस होता है कि हम लोग यहाँ आता है, गलत हो जाता है। क्या होना चाहिए? हम लोग यहाँ आते हैं। रीजन क्या है? हम लोग क्या है? एक से ज्यादा हैं, दैट्स वाई। सो यहाँ पर मेरा सेंटेंस जो था वो थोड़ा सा नाराज हो गया मुझसे, कोई बात नहीं, हमने इसको फिर से लिख दिया। 50 किलोमीटर्स हैज और हैव बीन कवर्ड। आप कहोगे सर ये बताइए पहले मीटर की स्पेलिंग क्या होती है? कुछ लोग ये लिखते हैं, कुछ लोग ये लिखते हैं, कौन सा सही है? मैं कहूँगा दोनों सही है। रीजन क्या है? ये क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है, जैसे मल्टीमीटर, लेकिन ये क्या होता है? ये यूनिट होती है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो हमने यहाँ पे यूनिट की बात की, इसलिए कौन सी स्पेलिंग लिखी? ये आर ई वाली, ठीक है। 50 किलोमीटर्स हैव बीन कवर्ड होगा। रीजन क्या है? इसको जरा ट्रांसलेट करके देखो, क्योंकि ऐसी कोई चीज पूरे सेंटेंस में नहीं है कि जो हमारे सब्जेक्ट का काम कर सके। क्या कोई है भाई? यहां पर देखें, क्या कवर्ड सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या बीन सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, ये तो वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट हमारे पास एक ही बचता है, और बिना सब्जेक्ट के तो सेंटेंस होता नहीं है। तो सब्जेक्ट हमारे पास यही बचता है, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होता है, चाहे हिडन के तौर पे हो। तो ये अगर सब्जेक्ट है, ये क्या है? प्लूरल। इसके अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? हैव। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या था? डिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग क्या लगा था? इज लगा था। कैसे? ट्रांसलेशन करके देखते हैं क्या आता है लास्ट में। 50 किलोमीटर्स पैसिव में बना हुआ एक्चुअली। 50 किलोमीटर्स तय किए जा चुके हैं, या 50 किलोमीटर्स तय किया जा चुका है। क्या बोलेंगे? 50 किलोमीटर्स पे ही पूरा जोर है, फोकस है। इसका मतलब वही सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब को आपको प्लेस करना है। दैट्स वाई यहां पर क्या यूज किया? हैव। तो आपके होमवर्क के लिए अगला यहां पे सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, जो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि उसमें कौन सी वर्ब को प्लेस करेंगे। कम ऑन, जल्दी जल्दी हम लोग टाइप करते हैं यहां पे। ये मेरी जो रेजर है बहुत बढ़िया वाली, देखिए, ₹50,000 वॉज और वर, कुछ भी आ सकता ना, यहां पे कोई भी वर्ब हो सकती, वॉज या वर, a good amount for the farmer। अच्छा, फार्मर्स की बातें चल रही तो हमने सेंटेंस में भी फार्मर का नाम लिख दिया। 50,000 रुपीज वॉज एवर ए गुड अमाउंट फॉर द फार्मर। क्या लगना चाहिए? 50,000 रुपीज। अगर ये देखा जाए तो ये प्लूरल है, तो इसके हिसाब से लगना चाहिए था वर। दूसरा रूल हमारे पास क्या था कि यहाँ पर एक मिल के अमाउंट बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वॉज। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि क्या लगाएं। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ये नहीं है, बल्कि इसको ज़रा ट्रांसलेट करके देखो तो समझ में आएगा कि 50,000 रुपये फार्मर के लिए एक बड़ा या गुड अमाउंट था। अमाउंट थे नहीं। द फोकस इज ऑन, किसके ऊपर फोकस है? अमाउंट के ऊपर। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? अमाउंट है, जो कि क्या है? सिंगुलर। ठीक है, तो क्या होगा? वॉज। ये मैंने बता दिया। अब जो होमवर्क है वो सेंटेंस यहां पे लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, चलो भाई ये समझ में आया, रब कर देते हैं इसको। 50,000 rupees was a good amount for the farmer, right?
समझ में आ गई बात? अब आपके लिए सेंटेंस 50,000 rupees was or were given to राजू हाँ, ये हो गया। 50,000 रुपीज वॉज एवर गिवन टू राजू। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वॉज आएगा या वर आएगा। देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वी हैव, इसको रब कर देते। अच्छा, इसमें एक रूल और होता है, अक्सर हम लोग उसको रटते हैं। जैसे आप लोग बताना इसमें एरर क्या होगा। वन ऑफ द आर्टिकल्स आर, सॉरी यहां पे हम लिख देते हैं आर्टिकल, और यहां पे लिख देते हैं, अरे यार चल जाओ मेरे दोस्त, इज सोल्ड, ये लिखा। वन ऑफ द आर्टिकल इज सोल्ड। वो क्या कहते हैं ना कि जब सही की आदत हो जाती है तो गलत बर्दाश्त नहीं होता है। तो जब सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो गलती से भी गलती नहीं होती। यही वजह है कि मैंने यहाँ पे सही वाले सेंटेंस लिख दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एरर क्या होगा, कि वन ऑफ द आर्टिकल नहीं होगा बल्कि वन ऑफ द आर्टिकल्स होगा। और यहाँ पर इज बिल्कुल सही है। इज किसके लिए आ रहा है, किसकी बात हो रही है, उसमें से एक की बात हो रही है। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आया, इज आया। तो मैं यहाँ पे बताना ये चाहता हूं कि रूल कहता है कि वन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद, या एवरी, ऐसे कुछ ऐसे, या ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। इसको रटने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, रूल नहीं है ये तो। अरे भाई कॉमन सेंस है कि नहीं, कॉमन सेंस ही लगाना यहाँ पे। जब तुम एक की बात करोगे तो उधर एक से ज्यादा होने चाहिए कि नहीं। अब एक में से एक की बात कैसे करोगे, मेरे दोस्त में से एक या मेरे दोस्तों में से एक, अरे मेरे दोस्तों में से एक। तो आर्टिकल में एक या आर्टिकल्स में एक, जो भी बात आगे लिखी है सोल्ड होता है ना। तो वन ऑफ द क्या होगा, आर्टिकल्स होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर एक है और जब भी बात होगी एक की तो उधर एक से ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो बात करोगे एक की। तो देखा आपने कि रूल से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेंस। क्योंकि जहां पे सेंस चेंज होता है, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज होता है, रूल की हैसियत ऐसी हो जाती। क्योंकि अगर आपने सिर्फ रूल से पढ़ा है तो आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। कहीं तो तुक्के में लग जाएगा लेकिन कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन इस हिसाब से पढ़ा है तो कभी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे और रटना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव द स्टूडेंट along with his friend is या are coming। The student along with his friend is या are coming। चलो यहाँ पे अब आप कहोगे दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, चलो किसी एक को हम बना देते हैं प्लूरल। along with his friends कर दिया, ठीक, ये फ्रेंड्स कर दिया ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। अब देखिए कुछ लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा दो चीजों की बात हो रही है, एक स्टूडेंट है और दूसरा क्या है, his friends। ये कहता है कि प्लूरल लगाओ वर्ब, ये कहता है कि सिंगुलर लगाओ, किसकी सुनी जाएगी। अब आप कहोगे जो नियरेस्ट होता है आमतौर पे उसी की सुनी जाती है, इसलिए लगा दो यहाँ पे आर। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है जो नियरेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ये चीज डिसाइड करती है बीच में ये जो कनेक्टर होता है, और इसके अलावा भी कुछ चीजें डिसाइड करती हैं, सेंस वाइज भी डिसाइड होता है, कौन सा वर्ड लिखा है इसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड होता है कि वहां पे कौन से वर्ब का यूज करेंगे। सो इन दिस केस यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा हुआ, कनेक्टर लिखा हुआ, कंजंक्शन लिखा हुआ, ये डिसाइड करेगा कि हमें इसकी तरफ से जाना है या इसकी बात माननी है। तो इसमें दो टाइप के रूल्स लिखे रहते हैं सभी बुक्स में। पहला रूल ये लिखा रहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स या कनेक्टर्स या कंजंक्शंस होती हैं कि जब वो सेंटेंस में आ जाए और उनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होती हैं जैसे एज वेल एज, along with, together with, in addition to, ये सारी। फिर लिखा होता है दूसरा रूल कि कुछ ऐसे कनेक्टर्स होते हैं या कंजंक्शन होते हैं जिनके थ्रू जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब यूज़ की जाती है सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे बच्चों आपको जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, नीदर नॉर हो गया, इधर और हो गया, और हो गया, अगेन याद करना पड़ता है। और जब एग्जाम देने बैठते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि कौन सा वाला किस में था, कौन सा वाला कनेक्टर किस में था। अब मैं आपको तरीका बताने वाला हूं जहां पे आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सा वाला किधर था। तरीका होता है हर एक चीज को दिमाग में रखने का। देखते हैं। तो पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि यहां पे कौन सी वर्ब को प्लेस किया जाएगा। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था along with, as well as, together with या with, in addition to, इनके साथ वर्ब लगाते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? इज। बिल्कुल सही आपने बताया। यहाँ पे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज इज। बिल्कुल सही बताया। लेकिन अगर आपको ना रटाओ, किसी बच्चे को नहीं याद है तो क्या करे? दिमाग लगाए। इसमें भी दिमाग लगा, हर एक चीज में दिमाग ही लगेगा, पूरी ग्रामर में दिमाग लगेगा एक्सेप्ट प्रीपोजिशन, क्योंकि उसमें कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती हैं कि जिनमें आपको चीज़ों को रटना ही पड़ेगा। मैं बताऊंगा लेकिन उसका भी तरीका। इसको ट्रांसलेट करो या इस टाइप का एक और सेंटेंस हम बोलते हैं, आप बताना कि लास्ट में क्या आएगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करते हैं। ठीक है भाई। अलॉन्ग विद का मतलब क्या होता है या विद का मतलब क्या होता है? किसी के साथ, साथ ही साथ ना, किसी के साथ या साथ ही साथ। हमने सेंटेंस बनाया मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर आता हूं या आते हैं। क्या सही लग रहा है? मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर आता हूं या आते हैं। आप कहोगे मैं अपने दोस्तों के साथ यहां पर आता हूं लगा हूं। ये जो हूं लगाया ये मैं के अकॉर्डिंग लगाया या दोस्तों के अकॉर्डिंग लगाया? अरे भाई कोई भी इसमें डाउट नहीं, ये मैं के अकॉर्डिंग लगाया। मैं कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ पे? पहला वाला था। तो इसका मतलब ये बातें क्लियर हो गई कि अगर अलॉन्ग विद से या विद से कोई चीज़ें या एज वेल एज से कोई चीज़ें अगर जुड़ी हो तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब को देखना पड़ता है। ठीक है, क्या इसमें रटने की जरूरत पड़ी? मेरे ख्याल से इसमें कोई भी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ी होगी, अपने आप। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, ये तो आपने ट्रांसलेशन के थ्रू बता दिया। क्या सेकंड वाला भी जो है कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसके अकॉर्डिंग, क्या वो भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं सेंटेंस, और उसको लिखने से पहले हम इसी टाइप का एक और सेंटेंस फ्रेम करते हैं हिंदी में, और आप जवाब देंगे कि कौन सी वर्ब को प्लेस करना। मैंने कहा ना ही सिर्फ मैं या ना ही केवल मैं, बल्कि मेरे दोस्त भी यहां पर पढ़ने के लिए आता हूं। ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आता हूँ। क्या लगेगा? ना ही केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त भी यहाँ पर आके पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं किसके अकॉर्डिंग लगाया? दोस्तों के अकॉर्डिंग। ये दोस्त पहला सब्जेक्ट या दूसरा? दूसरा, सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ when two subjects are connected using conjunction, what? Not only but also the verb comes according to the second subject. ठीक है, सेंटेंस लिखते हैं। Not only the student but also his friends are coming. तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? In case any confusion is there, you can simply translate and get the answer.
ना ही सिर्फ स्टूडेंट बल्कि उसके दोस्त भी यहाँ पर या कहीं पर भी आते हैं। दोस्तों के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है, वर्ब जारी है, इसका मतलब फ्रेंड्स क्या प्लूरल, तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर। अरे यार यही दिक्कत है भाई, कुछ भी छू जाता है ये बुरा मान जाता है, कहता है डोंट टच, डोंट टच, दूर से बात करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। क्लियर होने का मतलब ये नहीं बिल्कुल दिमाग से जो कुछ था गायब हो गया, नहीं, क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ साफ समझ में आई होंगी। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आओगे सर कहाँ पे आपको खोजेंगे, कहाँ से पूछेंगे? अरे भाई यूट्यूब तो है ना, कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करो ना, इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे गम और तकलीफ़ें होती, पढ़ाई भी एक तकलीफ़ है, लेकिन हमें चाहिए ये कि जितना हो सके अपनी ज़िंदगी से तकलीफ़ों को और गमों को दूर करते रहें, ठीक है? तो कम से कम पढ़ाई का जो बर्डन है वो तो दूर हो जाएगा। तो हम आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जिनके साथ पहला सब्जेक्ट देखा जाता है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स या कंजंक्शंस हैं जिनके साथ सेकंड वाला सब्जेक्ट देखा जाता है। चलो भाई लिखते हैं। एक होता जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट देखा जाता, लिख दिया। दूसरा होता जिसमें सेकंड सब्जेक्ट देखा जाता। फर्स्ट वाले में कौन कौन सा आता है? अच्छा आपको याद होगा कुलदीप सर ने एक रीजनिंग का वीडियो बनाया था, उसमें उन्होंने कहा था राजा साहब की जय हो, तो इसमें भी एक राजा साहब हैं। भाई फर्स्ट सब्जेक्ट के जो राजा साहब हैं जिनसे हमने ट्रांसलेशन के थ्रू समझा था वो कौन है? वो अलोंग विद हैं राजा साहब। जब आपको अलोंग विद याद हो गया तो ए से और क्या क्या चीजें आती हैं? एज वेल एज, और एज वेल एज ए से और क्या चीज? इन एडिशन। एडिशन के आगे इन लगाना होता है, तो इन एडिशन टू, और साथ ही साथ इसमें क्या आ जाएगा? जैसे इसका हम लोग विद भी अलग लिख सकते हैं, चाहे विद से क्यों ना जुड़े हो या टुगेदर विद से जुड़े हो। ये सभी के सभी किसको फॉलो करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट को, टुगेदर विद। ये ना नेक्स्ट वाले में कैटेगरी में राजा कौन है? नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये राजा क्यों है? क्योंकि ट्रांसलेशन के थ्रू हमने इसको समझा था। एन से और क्या? याद करने का तरीका बता रहा हूं इसको, हालांकि इसमें याद कुछ भी नहीं करना। नीदर नॉर। इसका जोड़ीदार कौन है? ईदर और। और इसमें से हम और चुरा लेते हैं, और चुरा के यहां लिख दिया और। इसका मतलब ये हुआ कि दो सब्जेक्ट अगर और से क्यों ना जोड़ो, सिर्फ और से, तो भी सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको वर्ब लगाना है। जैसे यू और आई, एम और आर काइंड। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे? यू और आई, एम आर काइंड। ये देखना पड़ेगा आपको। कंजंक्शन यहाँ पे क्या है? सेकंड सब्जेक्ट वाली। अगेन सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या? आई। क्या लगाना पड़ेगा? एम लगाना पड़ेगा। आर यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा। चलते चलते एक चीज और बताना चाहेंगे इसमें, अगर मेरे कैमरामैन मुझे इजाजत दें, क्योंकि बहुत देर से मैं यहां लगा पड़ा हूं। मैं बस आपको शुरुआत के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप लोग बड़ा एट रैंडम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कहीं से भी उठा ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आप पहले समझो कि क्या नया तरीका है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब हम आते आते नाउन प्रोनाउन शुरू कर दे तो आपको लगेगा अरे यार इतने सारे तो चैनल्स हैं, सब पे वही पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या नया है कुछ। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर देख लो भाई, डेमो देख लो, इंट्रो देख लो,
उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। नाउन की बात करें, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। कई लोग लगता है कि उनको नाउन आता है, हम लोग भी आगे देखेंगे कितने लोगों को नाउन आता है। उससे पहले इसमें हम बात करें कि कई लोग बताते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल को बाय डेफिनेशन ऐसे नाउन, भाई आपने पढ़ा होगा इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दो टाइप के होते हैं। ऐसे नाउन कि जिनको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होते हैं, जिनको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। ये सबने पढ़ रखा होगा, डेफिनेशन कई किताबों में भी लिखी होती है। लेकिन चलो आप ही आंसर दो कि यहाँ पे, तो बताओ मेरे प्रिय मित्रों, अरे मित्रों से कुछ याद आया? तो मेरे मित्रों इसमें बता दो क्या आएगा। स्टार काउंटेबल या अनकाउंटेबल, मनी काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या लगता है भाई, स्टार क्या होना चाहिए? अब आप कहोगे सर स्टार को गिनना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, स्टार को कोई नहीं गिन सकता, इसलिए स्टार होने चाहिए क्या? अनकाउंटेबल। अच्छा मैंने कहा मनी के बारे में बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? आप कहोगे मनी को तो बच्चा गिनता है, तो क्या होना चाहिए? काउंटेबल। दोनों गलत, दोनों गलत है, दोनों गलत है। दोनों गलत क्यों है समझते हैं। बात यहां पे गिनने ना गिनने की नहीं होती, बात सिर्फ इतनी सी होती है कि कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो क्वांटिटी को बताते हैं, कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जो नंबर्स को बताते हैं। जो नंबर्स को बताते हैं वो काउंटेबल, जो क्वांटिटी को बताते हैं वो अनकाउंटेबल। तो मुझे बताओ स्टार को गिनने की बात अगर करें तो क्या हम ये नहीं कह सकते 2 स्टार्स? क्या इसके आगे नंबर नहीं लगा सकते? लगा सकते ना 2 स्टार्स। क्या ये एक्सप्रेशन गलत है? नहीं, बिल्कुल सही एक्सप्रेशन है ये, 2 स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। लेकिन इफ आई से आई हैव 3 मनीज इन माई पॉकेट, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होगा? गलत होगा। 3 मनीज नहीं कहते, रुपीज कह सकते हैं। इसका मतलब रुपी क्या है? काउंटेबल है, लेकिन मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। अब आप कहोगे सर जो बचपन से हमने पढ़ रखा था यहाँ पे कि सितारों को कोई नहीं गिन सकता, बिल्कुल सही पढ़ रखा था, सितारों को कोई नहीं गिन सकता, लेकिन उसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो अनकाउंटेबल नहीं है, बल्कि स्टार्स आर काउंटलेस। स्टार्स क्या है? काउंटलेस हैं, इतने ज्यादा नंबर्स में, इतने ज्यादा संख्या में हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही साथ क्या है, वो किस में आएंगे? काउंटेबल में आएंगे। रीजन क्या है? नंबर कैन बी एडेड एंड प्लूरल इज पॉसिबल। लेकिन मनी के केस में वो अनकाउंटेबल कैसे हो गया? नंबर कैन नॉट बी प्लेस्ड एंड द प्लूरल इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वो अनकाउंटेबल में आया। तो ये आपका यहां पे कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो कंसेप्ट वाइज चलेंगे, नो रूल इज देयर। ग्रामर रटने की चीज नहीं है, ग्रामर समझने की चीज है। हम लोग इसी तरीके से आराम आराम से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, माध्यम कोई भी हो सकता है पूछने का, लेकिन भाई पूछना जरूर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे कुछ और नया लेके अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, और जैसा कि अंकित सर अक्सर कहते हैं, सब्सक्राइब, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद।